हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। 31 सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खाना का या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म सारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंद नहीं वे विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बहरुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख सियाउद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदूर संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान का मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुजोज, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सतीरा ने सातरी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिला के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। राजकुमार द्वारा ब्रैकेट में शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत के इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसके कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले का शेख शहाबुद्दीन शाह ने लोकप्रिय बनाया। यहाँ ख्वाजा नजरुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन। 32 भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 न्यायनार शैव संतों ने किया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन और शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह में वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, वे भगवान विठोषा के भक्त थे। विठोषा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय हुआ। इनका और इसकी निगुण भक्ति हर विशेषता में परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है
और निगुण जो भगवान के निराकुर रूप में पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्यानों में थे तुलसीदास और नवादास जैसे राम भक्त और निब्बार वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे। पहला श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय निभाकाराचार्य द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य जी 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बरा नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। रामानुज ने वेदांत में परीक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपनी संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकारा। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरदारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए थे। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप से माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मण आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त का एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना का महत्व दिया। निगुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर को ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इनके अनुयायी थे कबीर पंथी कहलाए और कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। गुरु नानक का जन्म 1459 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ति देवी था और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। उन्होंने देश को 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदाधीश कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन तथा प्रथा का जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को अच्युत भेदादवा के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में चंपारण यानी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यमल गुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ।
इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी में और विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्गों को पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बने। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को अर्थात भोजन कराया था। रैदास ये जाति से जमा थे और ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरु बिनिया था। ये जूता बनाकर जीव को अर्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना। इन्होंने रायदास संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और इनका संबंध दुनिया जाति से था। सांभर में आकर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपक आंदोलन की शुरुआत की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके लूसेंट हिंदी में मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, 34 मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विराजित कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन कार्यों का संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीरा बख्शी द्वारा सरकत के नाम पर के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी भी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद एवं मांस का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सम्मान कहलाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य: सूबेदार प्रांतों को स्थापित करना, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान, फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, अमील या अम्लगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, कोतवाल नगर प्रधान, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी, आमिल परगने का प्रमुख अधिकारी, ग्राम के कृषक में से प्रत्यक्ष संबंध बगाना एवं लगान निर्धारित करना। सूचना एवं गुप्तचर विभाग को प्रधान दरोगा एवं डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य महोत्सव नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में और सूबों को सरकार में और सरकार को परगना या माहौल में और महाल को जिला या दस्तूर को ग्राम में बटे थे। प्रशासकीय संघ की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां या को नगला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम से एक नई इकाई स्थापित की गई। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, और सयूर गल या मदद ए माश अनुदान के में दी गई भूमि लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम का नवीन कर
प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडल बल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित था। पल्लोज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल। प्रति इसे भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी। बंजर या खेती योग्य भूमि नहीं थी, इसे पर लगान नहीं वसूला जाता था। बंजर या खेती योग्य भूमि नहीं थी और इस पर लगान वसूला नहीं जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्दी प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण को 2 श्रेणी में था, एक था तखशीश एवं दूसरा था तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि उपज का आधा कर दिया। मुगल काल कृषक को 3 भागों में विभाजित थे। खुशाकस्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कासत, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजाहिरीन, खुद कासत कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। मुगल काल में रुपए को सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उसने अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संसप सोना था। स्वर्ण का प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था और दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना को 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मंद सरदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर के प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसब अधिवदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर-ए-आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सावर पद के घुड़सवार दास्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सावर पद में 2 अस्प एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबक्ता को दिया गया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल को कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्दी, इसमें कोई भी फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नकद लिया जाता था। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिती था। शिवाजी के गुरु कोण देव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदेव का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साई बाई निंबाळकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1640 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां का सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत 1664 ईस्वी एवं 1669 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1676 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपने राजाभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रहा करता था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1664 ईस्वी में जयपुर भवन में
कैद कर लिया, जहाँ से वो 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान होता था। अष्टप्रधान के निम्न पद थे: पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था को देख रहे, सरी ए नौबत, सेनापति, सैन्य प्रधान, आमंत्रण, राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा, वाक्यान्वयी, सूचना, गुप्तचर एवं संधि गृह के विभागों का अध्यक्ष, चिटनिस, राज्य के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, सुमंत, विदेश मंत्री, पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का रूप में प्रयोग होता था। शिवाजी के सेना के 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, जो कि नियमित घोड़सवार सैनिक थे, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल सेना। शिवाजी की कर व्यवस्था मालिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर कांटे एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था और बढ़ के जो कि 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशी मुख नामक शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले ली जाने वाली रकम को कहा जाता था। सरदेशी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानादेव एवं ज्ञानेश्वर 1271 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता था। नामदेव 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पांडुरपुर के विठोबा एवं विठ्ठल विष्णु के रूप में विठोबा या विठुल की उपासना की वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 ईस्वी से 1650। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिसे अभंग कहा जाता था। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी महाराष्ट्र के अंतिम महान संतों कवि थे। देशबोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। शिवाजी के किले में सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था का देखरेख, सेरेना नौबत, किले की सेना का नेतृत्व, सबनस, किले की अर्थव्यवस्था और किले की सेना का नेतृत्व, सब निवास, किले की अर्थव्यवस्था एवं पत्र व्यवहार एवं भंडार का देखरेख। चौथ किसी एक क्षेत्र का बर्बाद न करने के बदले ली जाने वाली रकम को कहा जाता था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रख्यात विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1679 ईस्वी को मुगल सेनापति मुबक्कर खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कृषि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1679 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड और राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ाई का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1608 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा संप्रदाय के पेशवा लोग थे, जो साहू के प्रत्यक्ष महामंत्री थे। पेशवा पद में पहले पेशवा के साथ ही पसानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए।
पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर हो रही स्थिति को फ़ायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए, आओ हम इसे पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के अटक तथा फहराने लगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इसमें निजाम की हार हुई। निजाम के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा की हत्या के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जून 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों को खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन कर रहे मुगल बादशाहों शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह ने अब मराठों को पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 की हत्या कर उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय को अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख वाराभाई के सभा नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो कि अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह साहेब संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी के रघुनाथ राव के समर्थन में वापस लिया। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर के ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव तृतीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव तृतीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ: सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1769, सालाबाई की संधि 1782, वसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागापुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, ऊना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लूसेंट जी की हिंदी में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं 36 आधुनिक भारत में, यानी उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने के आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद धंद हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुख शेर को मुगल वंश
का गणितकार कहा गया। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक ने हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। ईरान ब्रैकेट में फ़ारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाए हुए तख्ते हाउस यानी पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फ़ारस वापस लौटा। तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। मुगल के से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध शहादत खां, हैदराबाद चिन किलिच खां या निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह, रोहिलखंड वीर दाऊद एवं मोहम्मद अली खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक सादुल्ला खां, भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां को असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फुरुख मियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर तृतीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्ल लिनिस डहस्टमान। डचों का भारत का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस थिम था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट के जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की एक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों के मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स
को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कंपनी स्थापना वर्ष: पुर्तगाली ईस्ट कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर ने यही कलकत्ता ब्रैकेट में कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चरनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फेंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1714 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडो को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया। पांडिचेरी की संधि 17 जनवरी 1755 ईस्वी में के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक ही अंश था। पेरिस का संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। पालसी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद में मुंगेर मुगलपुर में स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं आगरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेजी विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। बंगाल के नवाब फर्स्ट मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, सर फराज खां 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी, अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी, मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी, मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी, निज़ाम रदौला 1765 से 1766 ईस्वी और सैफ रदौला 1766 से 1770, मुबारक रदौला 1770 से 1775 ईस्वी। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ।
1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आर्यकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। प्रमुख युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 59, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, कॉर्नवालिस। एंड चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से लॉर्ड वेस्टिगली। महत्वपूर्ण संधियाँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि 1759 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलूर की संधि 1784 ईस्वी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी। Thanks for watching and sharing.